डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय इजी वे। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत इसमें यूज किए जाने वाले रूल और स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे, जिसके बेस पे इंग्लिश से ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक बात आप ध्यान जरूर रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना है तो इसके लिए आपसे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर का जो यूज होता है वो अच्छे से आना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है। यदि आप उस वीडियो को न देखे होंगे तो मैं उसका लिंक जो है तो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप वहां से उस वीडियो को देखेंगे और उसको समझेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस टेंस को भी अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे और इंग्लिश से ट्रांसलेशन करना सीख पाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हम इस टेंस की पहचान जान लेते हैं कि इस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। तो इस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हूँ, मतलब ता है से रिलेटेड कुछ भी रहे तो आप समझ जाइए कि वह जो है टेंस जो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हों आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। देखिए इस टेंस की ये पहचान है कि अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हूँ। तो आप यही समझिए कि यदि किसी भी वाक्य या किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है से रिलेटेड कुछ भी रहे तो वो जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। तो आइए इसके हम बनाने के नियम लिख लेते हैं। बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसी को अफर्मेटिव या कि सिंपल भी कहा जाता है। अफर्मेटिव या इसी को सिंपल भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए तो आप यही समझिए कि अफर्मेटिव आए या कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आए तो एक ही बात है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। दोनों एक ही होते हैं। तो बनाने के नियम हम राइट कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट नियम होता है जो है तो ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी 5 रखते हैं।
रखते हैं, वर्ब का पांचवा रूप रखते हैं। इसको समझिए, यदि ही, शी, इट या कि कोई एक वचन करता हो या कि हम कहें कि कोई नाम एक हो तो उसके साथ हम V5 रखते हैं। इसको बहुत तरीके से, इसे बहुत लोग V1 के साथ यस या यस का यूज करना भी बताते हैं, तो वो भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज करना या कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखना बात एक ही है। तो हम इसे ऐसा मान लेते हैं कि V5 रखते हैं, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाते हैं यदि सब्जेक्ट ही रहे, शी रहे, इट रहे या कि कोई एक वचन करता रहे तब। जैसे हम ईट की बात करें तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होगा, और सेकंड फॉर्म की बात करें तो इट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटन होगा और फोर्थ फॉर्म ईटिंग। फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज करना। तो बात एक ही है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। तो मैंने फर्स्ट जो है तो इसका रूल राइट करा दिया कि ही, सी, इट या कि कोई एक नाम रहे तो उसके साथ हम V5 रखते हैं। और दूसरा इसका या कि सेकंड रूल है इसका, आई, यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 रखते हैं, V1 रखते हैं। इसको भी आप समझिए कि यदि आई रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा या कि कोई नाम एक से अधिक रहेगा तो उसके साथ हम V1 का ही यूज करेंगे, न कि V1 के साथ यस या यस लगाएंगे। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का यूज तभी होगा जब कोई सब्जेक्ट या कि कर्ता ही, शी, इट या कि कोई एक हो, मतलब एक वचन में हो, एक ही होना चाहिए, संख्या में एक ही हो, तब उसमें जो है तो हम V5 का यूज करेंगे। और V1 का यूज कब करेंगे, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगाएं, यदि आई, यू, वी, दे या कि कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, मतलब बहुवचन करता हो, एक से अधिक नाम हो, तो उसके साथ हम V1 लगाएंगे। मीन्स यदि ईट है तो ईट ही रखेंगे, कम है तो कम ही रखेंगे, गो है तो गो ही रखेंगे, राइड है तो राइड ही रखेंगे, सीट है तो सीट ही रखेंगे। इस तरह से मतलब यदि कोई एक से ज़्यादा नाम रहेंगे या कि आई, यू, वी, दे ये सब प्रोनाउन वर्ड रहेंगे तो इनके साथ ऑलवेज जो है तो V1 ही यूज किया जाएगा। तो इसका ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल इसका होता है, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसको भी मैं शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो मैंने रूल इसके बाद थर्ड लिखाया कि फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इसमें यदि कोई अदर वर्ड और भी कोई अन्य शब्द आ जाते हैं लास्ट में तो उसको रख दिया जाता है सबसे अंत में। तो यहाँ लिख देते हैं, फिर अंत में OW रखते हैं। OW मीन्स होता है अदर वर्ड, या कि इसे हिंदी में अन्य शब्द भी बोलते हैं। तो ये इसका रूल हो गया। आई होप आपके ये रूल समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस या कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनाया जाता है। बस आप ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखेंगे तो आप सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से बना पाएंगे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख पाएंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, इसको फिर से रिपीट करा देते हैं कि यदि ही, शी, इट या कि कोई एक वचन करता रहेगा तो उसके साथ हम V5 का यूज करेंगे। मैंने V5 आपको बता दिया है कि क्या होता है। और यदि आई, यू, वी, दे या कि कोई नेम एक से ज़्यादा रहेगा तो उसके साथ V1
ही यूज करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और सबसे अंत में जो है तो अदर वर्ड लिखा जाता है। यदि आपके समझ में ना आया हो तो इसको आप पॉज करके एक बार फिर से देखिए। तो आइए अब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ राइट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको सिंपल या अफर्मेटिव भी कहते हैं, ये मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे कि मैंने रूल राइट कराया उसी तरह इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद V5 और यहाँ V1 राइट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे और यहाँ अदर वर्ड राइट करेंगे, अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसमें से V5 V1 में से एक रखेंगे। V5 मैंने आपको बता दिया है कि जब ही सी इट या कि कोई एक नाम हो तो उसके लिए V5 लगाएंगे। और V1 का यूज कब करेंगे? जब आई यू विदे या कि कोई नेम एक से अधिक हो तो उसके लिए V1 का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द रखेंगे। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कि काम करने वाला होता है, उसी को कर्ता कहते हैं। और यहाँ वर्ब तो आप जानते ही हैं, क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, मतलब जिस पर कार्य किया जाए, जिस पर कार्य हो रहा हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अदर वर्ड का मतलब जो भी अन्य कोई शब्द आते हैं तो ये होता है। तो जैसे कि हम कोई यहाँ सेंटेंस राइट करते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो जैसे हम यहाँ एक सिंपली सेंटेंस ले रहे हैं कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। अब सबसे पहले इसको देखिए, वह विद्यालय जाता है। सबसे पहला काम मेरा है टेंस की पहचान करना। लास्ट में ता है तो हम समझ गए कि ये जो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसको बनाने का रूल भी मैंने राइट करा दिया है और स्ट्रक्चर भी बता दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ बताया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है जो कि काम करने वाला होता है। तो यहाँ विद्यालय कौन जाता है? वह जाता है, मतलब ये कार्य करने वाला है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही मीन्स वह होता है। अब इसके बाद ये बात आती है कि V5 लगाएंगे कि V1 लगाएंगे। तो ये हम अपने रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि ही सी इट हो या कि कोई एक नाम हो तो उसके साथ हम V5, और आई यू विदे या कि कोई नाम एक से अधिक हो तो उसके साथ हम V1। तो यहाँ देखिए, यहाँ ही सी इट है, मतलब यहाँ हमको V5 लगाना पड़ेगा। और ये मैंने बताया कि ये वर्ब होती है, तो वर्ब सबसे लास्ट में मिलती है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो कि काम होता है। तो यहाँ देखिए, वह का काम क्या है? विद्यालय जाना, मतलब उसका काम जाना है। तो ये वर्ब हो गया। तो जाना किसके मीन्स होता है? गो। तो मैंने बताया कि हम V5 लगाएंगे। V5 का मतलब यस या यस का यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें यस का यूज किया जाएगा क्योंकि लास्ट में ओ है, और जिसके लास्ट में ओ रहता है उसके आगे ऑलवेज यस का यूज किया जाता है। तो ही गोज हो गया। अब जाने के लिए एक प्रीपोजिशन लगाते हैं टू। तो यहाँ मैंने प्रीपोजिशन का यूज कर दिया क्योंकि वह जाने का बोध कराता है। इसका मतलब वैसे ये निकलेगा कि वह विद्यालय को जाता है, इसलिए मैं यहाँ टू का यूज कर दिया। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब वही मैंने बताया कि जो उसका उद्देश्य हो। तो वह का उद्देश्य मतलब जिस पर कार्य किया जा रहा है तो विद्यालय है। तो विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, तो SCHOOL स्कूल राइट मैंने कर दिया। अब अदर वर्ड इसमें देखिए, कोई भी विद्यालय के अलावा नहीं है, तो अदर वर्ड आगे अब हम राइट इसमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे एक और हम आसान सा लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिए कि मोहन एक आम खाता है। ये भी देखिए बहुत इजी है, मोहन एक आम खाता है।
तो देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें मोहन है, तो मोहन की स्पेलिंग हम यहाँ राइट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ मोहन की मीनिंग राइट कर दिए। अब इसके बाद देखिए V5 और V1 हमको लगाना है। तो मैंने आपको बताया है कि V5 कब यूज करते हैं, जब ही सीट या कि कोई एक नाम हो। तो मोहन यहाँ एक नाम है, इसलिए इसके साथ V5 लगेगा, मतलब वर्ब का 5वां रूप। तो वर्ब कहाँ मिलेगी, लास्ट में। तो खाना मतलब किसके मीन्स होता है, ईट। तो यहाँ EAT और यस लग जाएगा, इसमें यस बस लगाएंगे। तो मोहन ईट्स, एक आम खाता है, इसलिए लिख देंगे आ मैंगो। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है कि मोहन एक आम खाता है, तो हो जाएगा मोहन ईट्स आ मैंगो। अब देखिए जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, हम बाग में टहलते हैं। हम बाग में टहलते हैं। अब देखिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हम है, तो सबसे पहले हम की मीनिंग जो है तो राइट कर लेंगे बी। अब इसके बाद देखिए V5 या V1 लगेगा। तो यहाँ हम दिया है, तो मैंने राइट कराया है रूल में कि IUV दे या कि कोई नेम एक से अधिक हो तो उसके साथ V1 लगाएंगे। तो यहाँ V है, सो इसलिए यहाँ V1 का यूज करेंगे। आई मीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ अब हम V1 का यूज करेंगे। तो वर्ब कहाँ है, लास्ट में। टहलना किसके मीन्स होता है, वॉक। तो यहाँ हम वॉक राइट कर देंगे, WALK। अब कहाँ टहलते हैं, बाग में। तो यहाँ में की भी अंग्रेजी बनाएंगे, क्योंकि में प्रीपोजिशन है, तो इसलिए में किसके मीन्स होता है, इन। तो इन की भी अंग्रेजी बना देंगे। तो अब देखिए यहाँ आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बाग। अब बाग किसके मीन्स होता है, गार्डन। अब गार्डन जो है, तो गार्डन में यहाँ देखिए हम द का यूज कर देंगे। यहाँ मैंने द का यूज इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल वाले वीडियो में जो है तो बताया है कि जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी होती है ना, पहले से, तो वहाँ हम द का यूज कर देते हैं। यहाँ हमको जानकारी है कि हम कहाँ टहलते हैं, बाग में टहलते हैं, सो इसलिए यहाँ हम गार्डन के पहले द का यूज कर दिए। तो इस तरह से हम बाग में टहलते हैं, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वी वॉक इन द गार्डन। अब जैसे एक और यहाँ सेंटेंस लेते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य पूर्व में उगता है, ये जो वाक्य है तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये 10th में या 9th में ऑलवेज जो है तो आता ही रहता है। सो आप इसको अच्छे ध्यान से देखिए और इसको समझिए, जिससे कि ये आपसे अच्छी तरह से आ जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ये भी टेंस की पहचान करेंगे। तो लास्ट में ता है लगा है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सूर्य किसके मीन्स होता है, सन। तो यहाँ हम सन राइट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम द राइट कर देंगे। क्यों कर देंगे द, क्योंकि सूर्य जो है तो एक है और कोई भी चीज जो विश्व में एक होती है उसके पहले द का यूज किया जाता है। सो यहाँ हम द सन राइट कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की जाएगी, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ सूर्य जो है तो एक है, इसलिए यहाँ जो है तो हम फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो इसमें देखिए वर्ब कहाँ है, सबसे लास्ट में। तो उगना किसके मीन्स होता है, राइज। तो यहाँ हम राइज लिख देंगे। बट यहाँ हम ये देखेंगे कि इसमें हमको यस या यस का यूज करना है, इसलिए यहाँ हम यस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ ई लास्ट में है, तो यहाँ हमको ओनली यस बस लगाने की जरूरत है। सो ये राइजेज बन जाएगा। तो ये हो गया द सन राइजेज। अब यहाँ एक प्रीपोजिशन वर्ड भी है में, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे। तो में किसकी मीन्स होता है, इन।
तो इन हो गया। अब यहाँ यदि हम पूर्व की बात करें तो ये भी दिशा है और ये भी एक ही होती है, इसलिए इसमें भी जो है तो हम द का यूज करेंगे। तो द हो गया और यहाँ ईस्ट राइट कर देंगे और ये फुल स्टॉप कर दिए। एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ सन और जो ईस्ट राइट करेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही राइट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में एक होती है तो उसमें जो है तो अल्फ़ाबेट रूल के अकॉर्डिंग जो है तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही बनाया जाता है। सो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी गलती में भी आपके मार्क जो है तो कम हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेट कर लेंगे। अब यहाँ एक और अनुवाद लेते हैं। राम और श्याम हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं। राम और श्याम हॉकी खेलते हैं। तो देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए राम और श्याम है, जो कि एक से अधिक हैं, आई मीन दो हैं। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हुए और प्लूरल में हुए क्योंकि दो हैं। तो सबसे पहले इनको हम राइट कर लेते हैं यहाँ राम एंड श्याम, ऐसे मैंने इन्हें राइट कर लिया। अब देखिए इसके बाद हम वही वर्ब के फॉर्म का यूज करेंगे। तो V5 या V1, तो इसमें V1 का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ दो लोग हैं जो कि प्लूरल में है, तो इसलिए यहाँ V1 का यूज किया जाएगा। तो वर्ब हमको लास्ट में मिलेगी, तो खेलना प्ले मीन्स होता है तो प्ले हो जाएगा। तो यहाँ राम एंड श्याम प्ले राइट कर दिए। अब इसके बाद हॉकी की स्पेलिंग बना देंगे HOCKEY हॉकी। तो इस तरह से ये सेंटेंस का भी जो है तो ट्रांसलेट हो जाएगा, राम एंड श्याम प्ले हॉकी। अब यहाँ एक और अनुवाद ले लेते हैं। वह मुझे जानता है। वह मुझे जानता है। तो देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वह मुझे जानता है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वह की मीनिंग बनाएंगे। तो वह किसके मीन्स होता है, ही मीन्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ ही के साथ हम V5 लगाएंगे कि या कि V1 लगाएंगे, तो रूल पे ध्यान दीजिए। तो मैंने बताया था कि ही सीट या कि कोई एक नेम रहे तो उसके साथ V5, और IUV दे या कि एक से अधिक नेम रहे तो V1। तो यहाँ ही सीट है, मतलब ही वर्ड है, तो इसलिए इसके साथ हम V5 को यूज करेंगे। तो वर्ब हमको सबसे लास्ट में मिलेगी। तो जानना नो मीन्स होता है तो KNOW नो, लेकिन इसमें यस का यूज कर देंगे क्योंकि जो है तो यहाँ ही सब्जेक्ट दिया है, तो ही नोज हो जाएगा। और मुझे किसके मीन्स होता है, मी, तो यहाँ मी राइट कर देंगे, तो हो जाएगा ही नोज मी, वह मुझे जानता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि तुम अंग्रेजी सीखते हो। तुम अंग्रेजी सीखते हो। तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले हम वाक्य की पहचान करेंगे। तो लास्ट में ते हूँ लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट की मीनिंग राइट करते हैं। तो तुम यू मीन्स होता है तो यू राइट करेंगे। अब यू वी दे या कि कोई एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ मैंने बताया है आपको कि V1 लगाएंगे। तो वर्ब आपको सबसे लास्ट में मिलेगी। तो सीखना लर्न मीन्स होता है, तो यहाँ लर्न राइट कर देंगे, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है LEARN लर्न। अब इसके बाद जो है तो अंग्रेजी की मीनिंग राइट कर देंगे। तो अंग्रेजी इंग्लिश मीन्स होता है, तो इंग्लिश हो गया जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपका ये भी ट्रांसलेट हो जाता है। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा। आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतना ही समझ में आएगा और आपसे उतना ही बनेगा। अब हम आपको जो है तो निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल और उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। अब आइए जानते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम।
कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसका फर्स्ट रूल राइट करते हैं, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, एच भी का फुल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज नॉट रखा जाता है यदि हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ इसमें हम ऐसे राइट कर लिए कि ही, शी, इट या कि कोई एक नाम हो तो उसके साथ हम सहायक क्रिया डज नॉट जो है तो रखते हैं, या कि आप ये कहें कि कोई कर्ता एक हो तो उसके साथ सहायक क्रिया डज नॉट का यूज किया जाता है। इसका सेकंड रूल राइट करेंगे, आई, यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट रखते हैं, इसका मैंने सेकंड रूल राइट कराया कि आई, यू, वी, दे या कि कोई नेम एक से ज़्यादा हो, या कि हम कहें कोई सब्जेक्ट या कि कर्ता कार्य करने वाला एक से अधिक हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का यूज किया जाता है। इसके बाद थर्ड रूल इसका आ जाएगा, फिर सदैव V1 रखते हैं। इसमें एक सबसे आसान बात ये होती है कि इसमें यदि हम ही, सी, इट या कि कोई एक वचन करता हो या कि आई, यू, वी, दे एक से अधिक कोई करता हो तो उसमें हम ऑलवेज जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करते हैं। तो यहाँ हम इसको ऐसे राइट कर देते हैं कि सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। निगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगी। जबकि बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, जब हम बनाते थे तो उसमें ही, सी, इट या कि एक वचनकर्ता के साथ V5 का यूज करते थे, आई, यू, वी, दे के साथ जो है तो V1 का यूज करते थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें जो है तो मैंने आपको बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब इसमें राइट की जाती है एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ या कि प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट, और ऑलवेज V1 का यूज किया जाता है। अब फोर्थ नंबर है, यहाँ राइट करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख लेते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं या कहें तो कर्म रखते हैं। और सबसे लास्ट में इसका रूल जो होता है अदर वर्ड का, तो यहाँ लिख देते हैं, फिर सबसे अंत में अदर वर्ड रखते हैं, सबसे अंत में अदर वर्ड रखते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल हो गया। आप इसको जो है तो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है तो बनाएंगे। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि आपको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन करने से रिलेटेड होते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो किसी बात को नकारते हैं या कि मना करते हैं। इसको नकारात्मक वाक्य भी इसीलिए कहा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ हम ट्रांसलेशन करके आपको बता देते हैं। जस्ट इसके बाद जो है तो आपको उसके भी स्ट्रक्चर और कुछ ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस
तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद डज, डू में से एक रखेंगे और मैंने आपको बता दिया कि डज कहाँ रखेंगे और डू कहाँ रखेंगे। इसके बाद नॉट और फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट में जो भी अदर वर्ड आएंगे उसको राइट कर देंगे। तो चलिए यहाँ हम एक इजी सा वाक्य लेते हैं, जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ मैं दिया है, तो मैं किसके मीन्स होता है, आई मीन्स, तो आई राइट करेंगे। अब यहाँ बात आती है कि डज नॉट राइट करेंगे कि डू नॉट। तो मैंने आपको रूल में बताया है कि यदि ही सी इट या कि कोई एक वचन करता हो तो उसके साथ हम डज नॉट यूज करते हैं, और यदि आई यू वी दे या कि कोई सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट में हो तो उसके साथ डू नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ आई है तो इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, तो डू नॉट हो जाएगा। इसके बाद V1, तो V1 मतलब वर्ब सबसे लास्ट में मिलती है, तो यहाँ जाना हो जाएगा, तो जाना गो मीन्स होता है तो गो ही लगाएंगे। अब यहाँ एक प्रीपोजिशन वर्ड लग जाएगा, टू हमेशा जाने के लिए लगाया जाता है, तो गो टू हो जाएगा। और विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं जो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ राइट कर देंगे। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ का ट्रांसलेट हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से यदि हम एक और अनुवाद लेते हैं कि बच्चे नदी में नहीं तैरते हैं, बच्चे नदी में नहीं तैरते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चे, देखिए सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल में है क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। तो बच्चे चिल्ड्रन मीन्स होता है CHILDREN, चिल्ड्रन राइट कर दिए। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब वही बात आती है कि डज नॉट लगेगा कि डू नॉट। तो यहाँ भी डू नॉट लगेगा क्योंकि बच्चे जो है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, तो चिल्ड्रन के साथ हम यहाँ डू नॉट का यूज करेंगे, तो डू नॉट हो जाएगा। अब लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी, तो हमें पता है कि V1 यूज करते हैं, तो यहाँ स्विम हो जाएगा, स्विम। इसके बाद यहाँ देखते हैं में लगा है जो कि प्रीपोजिशन वर्ड के अंतर्गत आता है, तो में किसके मीन्स होता है, इन, तो इन लगा दिए। और इसके बाद हो जाएगा द रिवर, इन द रिवर, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। बच्चे नदी में नहीं तैरते हैं तो हो जाएगा चिल्ड्रन डू नॉट स्विम इन द रिवर। तो इस तरह से इसका भी ट्रांसलेशन हो गया। जैसे एक मैं और लेता हूँ यहाँ की मोहन मुंबई में रहता है, मुंबई में रहता है, में नहीं रहता है। यहाँ हो गया मोहन मुंबई में नहीं रहता है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे तो मोहन है, तो मोहन हम राइट कर लेंगे क्योंकि जो सबसे पहले रहता है वो सब्जेक्ट ही होता है, मोहन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ डज नॉट रखेंगे कि डू नॉट, तो यहाँ मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट में है, एक वचनकर्ता में, सो यहाँ डज नॉट राइट करेंगे, तो हो जाएगा डज नॉट। और मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज V1 का यूज किया जाता है, सो यहाँ जो है तो हम V1 ही लगाएंगे। तो रहना किसके मीन्स होता है, देखिए रहना लिव मीन्स होता है जो कि ये वर्ब है, और सबसे लास्ट में वर्ब मिलती है, ये एक पहचान होती है टेंस की कि वर्ब ऑलवेज लास्ट में ही होती है, तो यहाँ लिव राइट कर देंगे।
मोहन डज नॉट लिव। अब यहाँ भी देखिए प्रीपोजिशन राइट करेंगे, जबकि यहाँ मुंबई है। बड़े शहरों के लिए ऑलवेज इन का यूज किया जाता है, तो यहाँ इन राइट कर देंगे और मुंबई की स्पेलिंग राइट कर देंगे मुंबई। तो इस तरह से ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा। मोहन मुंबई में नहीं रहता है, तो मोहन डज नॉट लिव इन मुंबई। इसी तरह एक यहाँ और अनुवाद लेते हैं कि कमला गाना नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। कमला पहले देखेंगे, ये सब्जेक्ट है क्योंकि सबसे पहले है, सो हम यहाँ कमला की स्पेलिंग राइट कर देंगे। अब कमला के बाद देखिए यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो कमला सिंगुलर सब्जेक्ट में है, सो यहाँ डज नॉट राइट करेंगे, डज नॉट। इसके बाद सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी, तो भी1 ही लगाना है, तो सिंग हो जाएगा। और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, तो गाना किसके मीन्स होता है, सॉन्ग मीन्स, तो आ सॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ए इसलिए लगाए हैं क्योंकि कमला जो है तो एक बार में एक ही गीत गाएगी, सो एक का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ मैंने आ सॉन्ग जो है तो लगा दिया है। तो यहाँ हो गया कमला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब है स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें और निगेटिव में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें नॉट नहीं रहता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है डज डू वो सब्जेक्ट से पहले लगी होती है, बस जो है तो नॉट हटा देते हैं, और बाकी पूरा जो है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो निगेटिव सेंटेंस की तरह ही लगती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस ये होता है निगेटिव सेंटेंस की अपेक्षा कि इसमें जो डज डू होता है तो सब्जेक्ट के पहले लगता है और नॉट जो है तो हट जाता है। बाकी सेम रूल निगेटिव सेंटेंस जैसा ही होता है, उसमें डज नॉट डू नॉट लगता है और इसमें डज डू लगता है, बट सब्जेक्ट से पहले लगता है, और लास्ट में जो है तो इंट्रोगेटिव मार्क्स जो है तो लगा दिया जाता है। तो आइए इसके अनुवाद हिंदी में लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे क्या वह मैच जीतता है, मैच जीतता है। तो देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, शुरू में क्या लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप क्वेश्चन मार्क से ही पता कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि इसकी ये मेन पहचान होती है। और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये मार्क्स ज़रूर लगा देना चाहिए, नहीं तो पूरा जो है तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डज डू राइट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यदि ही सी इट या कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डज लगाएंगे, और आई यू बी दे या कि कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक से अधिक हो, तो उसके साथ डू लगाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ वह दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हमको डज डू रखना है। सो वह दिया है तो यहाँ हम ही के लिए डज का यूज करेंगे, तो यहाँ डज राइट करेंगे। शुरू में जब क्या दिया रहता है तो इसकी मीनिंग जो है तो नहीं राइट की जाती है, तो यहाँ हम डज राइट कर दिए। इसके बाद सब्जेक्ट यही ही राइट कर देंगे, और इसके बाद भी1, तो भी1 लास्ट में मिलेगी, मतलब वर्ब जीतना है, तो जीतना विन मीन्स होता है, तो विन हो जाएगा। अब मैच जीतता है मतलब मैच के बारे में हमको जानकारी है, तो इसलिए द लगा के और मैच राइट कर देंगे, क्योंकि हमको मैच के बारे में जानकारी कि मैच वह जीतता है, तो यहाँ द मैच हो जाएगा। इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। और जैसे एक और हम यहाँ राइट करें कि क्या सोहन चाय पीता है, क्या सोहन चाय पीता है।
तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ जो है तो सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट में है, मतलब एक वचन में है, एक ही नाम है। तो इसके साथ भी हम डज का यूज करेंगे, तो यहाँ डज राइट कर देंगे। अब डज के बाद जो है तो हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, मतलब सोहन का ही नाम यहाँ राइट कर लेंगे, तो डज सोहन हो जाएगा। इसके बाद V1, तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी। तो पीना किसके मीन्स होता है? ड्रिंक मीन्स। लेकिन यहाँ ड्रिंक का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि चाय जो है तो पीने के लिए नहीं, स्वाद के लिए यूज की जाती है, मतलब उसका स्वाद लिया जाता है। तो यहाँ हम टेक का यूज करेंगे, तो यहाँ टेक हो जाएगा। और फिर चाय की स्पेलिंग राइट कर देंगे तो टी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या सोहन चाय पीता है? तो हो जाएगा डज सोहन टेक टी। एक यहाँ और हिंदी में अनुवाद राइट करते हैं, जैसे कि क्या तुम भोपाल जाते हो? भोपाल जाते हो। तो देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और शुरू में क्या है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है। सो इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले डज डू में से एक राइट करेंगे, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। जैसे तुम दिया है तो तुम के लिए मतलब यू राइट किया जाता है, तो यू के लिए जो है तो डू का यूज करेंगे, क्योंकि यू वी दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है तो डू का यूज किया जाता है। ये निगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं उसमें जो है तो रूल आपको बताया था। तो यहाँ हम क्या करेंगे? डू राइट कर देंगे, तो डू हो गया। इसके बाद तुम की मीनिंग राइट करेंगे, तो यू हो जाएगा डू यू। अब जाना, वही गो मीन्स हो जाएगा जाना। अब जाने के लिए प्रीपोजिशन टू, तो टू हो गया गो टू। अब यहाँ भोपाल राइट कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ एक और हम हिंदी में अनुवाद लेते हैं। कभी कभी इस तरह भी जो है तो हिंदी में अनुवाद दे दिया जाता है, और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है। जैसे कि तुम पेन से क्यों लिखते हो? पेन से क्यों लिखते हो? अब इसको आप देखिए, यहाँ जो है तो क्या से यह शुरू नहीं है, बट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए जो है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ बीच में भी एक क्वेश्चन वर्ड है, क्यों? क्योंकि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, किसका, किसकी, कितना, कितने, जब ये बीच में आ जाए तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस के लिए क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग बनाएंगे। तो क्यों किसके मीन्स होता है? वाई। तो सबसे पहले हम वाई राइट करेंगे, वाई हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो डज या डू, तो डज कब लगाएंगे? जब ही सी टी या की एक वचन में सब्जेक्ट रहेगा। और डू कब लगाएंगे? जब आई यू वी दे या कि बहुवचन में सब्जेक्ट रहेगा। सो यहाँ वाई हम राइट कर दिए। और तुम, मतलब तुम की मीनिंग यू होती है, मतलब यू सब्जेक्ट है, तो यू के लिए हम डू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले डू राइट करेंगे, फिर यू की मीनिंग राइट करेंगे, डू यू हो जाएगा, वाई डू यू। अब इसके बाद वर्ब राइट करेंगे, तो वर्ब सबसे लास्ट में, तो राइट हो जाएगा। और यहाँ देखिए पेन से, यहाँ भी एक प्रीपोजिशन वर्ड आ रहा है, तो इसके लिए हम विथ का यूज कर देते हैं, विथ। और फिर राइट करेंगे आ पेन, विथ आ पेन, इस तरह इसको राइट कर देंगे। वाई डू यू राइट विथ आ पेन? तुम पेन से क्यों लिखते हो? यहाँ मैंने विथ का यूज इसलिए कर दिया है क्योंकि
पेन हमारा एक साधन है, और जब साधन की बात होती है या यंत्र की बात होती है तो वहाँ जो है तो विथ प्रीपोजिशन का यूज कर दिया जाता है, जो कि साधन या यंत्र बताने के लिए जो है तो लगाया जाता है। इसलिए तुम पेन से क्यों लिखते हो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई डू यू राइट विथ आ पेन। एक और हम यहाँ अनुवाद लेते हैं, जैसे कि माता खाना कब पकाती है, कब पकाती है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको देखिए सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे व्हेन। व्हेन के बाद यहाँ जो है तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे स्ट्रक्चर से। तो डज या डू, तो डज एक वचन के लिए, तो यहाँ माता जो है तो एक वचन में है, तो हम डज का यूज करेंगे, तो व्हेन डज हो जाएगा। इसके बाद मदर राइट करेंगे MOTHER मदर। और इसके बाद V1, तो V1 सबसे लास्ट में मिलता है, तो पकाना कुक मीन्स होता है, तो कुक हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ खाना, तो खाना फूड मीन्स होता है, तो फूड राइट कर देंगे, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। सो इस तरह स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई होप आपको सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना अच्छी तरह से आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, साथ में अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि वे भी इस वीडियो का पूरी तरह से लाभ उठा पाएँ। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ ऑलवेज लाता रहता हूं और लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।